नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे हैं और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने खुद ही ये सिफारिश की है कि संजीव खन्ना को अगला सीजीआई बनाया जाए। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत आपका जी। अगले सीजीआई होंगे संजीव खन्ना। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, कार्यकाल कुल मिला के नॉर्मल रहा। अच्छा नहीं कह सकते इसको, अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उनके सामने आए हैं, वो उन मुद्दों में बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते थे देश के लिए, जिसका मैसेज और जिसका अनुभव ग्राउंड लेवल तक इस देश में जाता, उसमें वो चूक गए। और कहीं इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, पता नहीं लोग मेरे को कैसा हिस्ट्री में फ्यूचर में मुझे कैसा लोग मानेंगे। उन्होंने कई फैसले किए तो बैलेंसिंग करने की कोशिश की, जो कि एक जज को नहीं करना चाहिए। इस तरह का बैलेंसिंग तो जब करते हैं जब इस तरह का माहौल कत्लेआम हो रहा हो देश में, जब बैलेंसिंग करना का शांति बनाए रखने के लिए, जब सरेआम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ रही थी देश के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल कई मैटर थे उनको समय पे सुना नहीं गया, उनको लिस्ट नहीं किया गया। मणिपुर के मामले में एक तरह से फेल हुए और खिलाड़ियों के मामले में भी लगभग सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा एक एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। उसको अगर जल्दी करते तो इस तरह का खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी बच सकती थी। और कई ऐसे बुलडोज़र पर बैन नहीं लगा। हाँ, बुलडोज़र पे बैन नहीं लगा, एनकाउंटर पे बैन नहीं लगा और भ्रष्ट तरीके से लोगों को डरा धमका के जेलों में रखा गया। और बार बार उन्हीं जजों के सामने केस उन्होंने लगाए जो लोग बेकदम सरकार के फेवर में खड़े हुए दिखाई देते थे, जो जज, और जो लोगों की लिबर्टी के साथ एक तरह से समाज करा रहा था पूरा देश कि भाई जमानत नहीं दे रहे, उन कानूनों को ध्वस्त नहीं किया जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। स्ट्रिंजेंट लॉ के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादियों के लिए बनाए वो आम आदमी, आम पॉलिटिशियन, आम बिजनेसमैन पे लागू कर दिया इन लोगों ने। कितना मिसयूज हुआ, मिसयूज ऑफ लॉ। बात तो मिसयूज ऑफ प्रोसेस पे भी बोलना चाहिए, मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है, नंगा नाच हुआ है लोगों के फंडामेंटल राइट का। यानी आप सीजीआई के कार्यकाल से, उनके कामकाज से खुश नहीं हैं? नहीं, मैं उनको दूंगा 25% मुश्किल से मार्क्स। 10 में से कितना देंगे? 10 में से 2 नंबर। 2 नंबर? यस। जितनी क्या क्या करते तो 10 हो जाता? पहले तो उनको राम मंदिर में किसी दूसरे की जगह पे मंदिर बनवाने नहीं देना चाहिए था। उनको स्पष्ट बोलना चाहिए था यहाँ कोई मंदिर नहीं था और इसको जिन्होंने तोड़ा उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इसे अपने हिंदू समाज से भी कहते हैं, देश के डायरेक्शन देते हैं, वो कहीं भी भव्य मंदिर बना लीजिए। जिस तरह से मुसलमान समाज को 5 एकड़ ज़मीन दी है, उसको 50 एकड़ दे देते, बना लेते हैं दूसरी जगह। इससे ये साबित हुआ है कि जो समाज मेजॉरिटी में है या गुंडागर्दी करेगा, जो चोरी चकारी से कहीं मूर्ति रख देगा और फिर मुकदमा लड़ता रहेगा और फिर उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सत्ता में आएगा और आप चुपचाप उस तरह का फैसला करेंगे। दैट इज़ नॉट जस्टिस। बात उसकी नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं है, बात न्याय की बात है। इसलिए इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शब्द को तुरंत ख़त्म करने की तरह बदलने की जरूरत है। इसको कहना चाहिए चीफ जज ऑफ इंडिया। अभी एक बड़ा बदलाव हुआ सर। डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद बदलाव किया कि जो मूर्ति थी, न्याय की मूर्ति, उसके आँखों की पट्टी जो थी लगी थी उसे हटाया और हाथ में जो तलवार था उसमें संविधान दे दिया। ये अच्छा किया। अगर उनके दिमाग में ये बात पहले से थी, पट्टी हटानी, हाथ में संविधान देना है, तो हाथ में संविधान देने का इतना अच्छा आइडिया उनके हाथ में था तो उनके जो फैसलों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? और कहीं जब बहन बेटियों की इज्जत मणिपुर में लूटी गई, आज तक कोई बोल नहीं पाया, इस देश का प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड नहीं कहा। इससे तो ये साबित होता है कि इस मामले में मेन अपराधी प्राइम मिनिस्टर है। किसी भी डेमोक्रेसी में जो मुख्य आदमी होता है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो आदमी नहीं बोलता या चुप रहता तो क्या मानते हम? तो क्या डबल इंजन सरकार फेल हो रही है? हाँ, बुरी तरह फेल हो रही है। देश में बुरी तरह फेल हो रही है। सबसे ज़्यादा तो क्या है, पास होने का एक ही आधार है, प्रियम्बल जो कहता है भाईचारा। देश में भाईचारा बढ़ा है कि कम हुआ है, इसको हमने जांचना है। कितनी सड़क बन गई, कितने जहाज उड़ गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कितने पत्थर लगे, कोई मायने नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं ना अभी? नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं करने की जरूरत है हमें। भाईचारा का ये मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है उसमें हिंदू और मुस्लिम वाला चश्मा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उसकी जरूरत ही नहीं कि मैं किसी को खाली ड्रेस देख के देख लूँ, ये मुसलमान है मेरे से अलग है, ये सरदार है मेरे से अलग है, ये ईसाई है मेरे से अलग है। नो, दिस नॉनसेंस कब तक चलेगी धरती पे? हमें सिर्फ ये देखना है
कि मेरे सामने एक मेरे जैसा आदमी है, बस मेरे जैसा है, बात ख़त्म। और वो मेरा अपना है, मेरा उससे रिलेशन है और हम एक ही मानव जाति के हैं, कि मानव परिवार के हैं। ये 140 करोड़ के साथ हो जाना चाहिए था इंडिया में। अभी जो नफ़रत देख रहे हैं आप, किस तरीके की नफ़रत हो रही है? क्योंकि कपड़ों से लोगों की पहचान हो रही है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। ये जो ऐसा जो भी है कि वो देशद्रोही लोग हैं जो भी इस तरह की बात करते हैं। जब आप अपने माँ बाप अपने भाई को ये कहोगे आप घर से निकल जाओ, तो क्या मतलब होता है उसका? कैसे कह सकते हैं? कौन ठेकेदार है इस देश का? इस देश में एक एक पैदा हुआ बच्चा, इस देश का एक एक नागरिक, इस देश का, ये देश उन सब का है। कोई किसी को ये इस तरह का अपशब्द बकवास नहीं कर सकता, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और सब लोग जब सुख आराम से सोचते हैं तो इसी बात में दम है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल ड्रामा है और इस तरह की पॉलिटिक्स देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाई, सीजीआई कुछ कर नहीं पाए, तो क्या कहेंगे? सीजीआई को कितने नंबर दूंगा मैं? 2 नंबर भी 10 में से ज़्यादा दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से सीजीआई को जो पावर है, उसको जो काम करना चाहिए, उसको जितना निर्भीक होना चाहिए, उसको जितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको जितना विजिलेंट सिटीजन होना चाहिए इस देश का, उसमें काफ़ी कमियां नज़र आई। यानी वो ना निर्भीक थे ना ट्रांसपेरेंट थे। तो अगले जो सीजीआई आ रहे हैं, संजीव खन्ना उनका नाम है, उनसे कितनी उम्मीदें की जाए? आपको कितनी उम्मीदें? नहीं, संजीव खन्ना से तो इनसे भी बहुत कम उम्मीद है। मेरी उम्मीद तो संजीव खन्ना से 0% है। जीरो। वो क्यों जीरो है? संजीव खन्ना को जिस तरह से लाया गया है यहाँ पर, सारी हाई कोर्ट को इग्नोर करके, सीनियरिटी को इग्नोर करके, हाई कोर्ट के सब जजों को इग्नोर करके किसी को सुप्रीम कोर्ट लाया गया और उससे ज़्यादा कम्पिटेंट लोग बैठे थे वहाँ पर। एक आदमी को लाया गया, इनका चाचा इस देश में जज थे, मिस्टर खन्ना, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और पूरे वकील समाज पूरा देश का उनकी बहुत इज्जत करता है। ये उसके आसपास भी नहीं अपने चाचा के। इनका बिहेवियर, इनका आचरण या इनका जो फैसला या इनका जो रवैया कोर्ट में है, वो बिल्कुल अपने अंकल के आसपास नहीं है। बेशक इनके अंकल चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी के समय में उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब कम से कम ये या तो बीजेपी ये क्रेडिट लेना चाहती है, हमने उसके भतीजों को सीजीआई बना दिया, ये कोई क्रेडिट नहीं है। क्या सरकार का दखल होता है सीजीआई के गठन में? 100% दखल होता है, 100% दखल होता है। सीजीआई तो खैर यहाँ रूटीन है कि उसको भेजते हैं। सरकार का तो इतना ही गठन होता है कि वो कोई किसी आधार पे, आईबी या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे उसको मना कर सकती है, उसका नोटिफिकेशन ना करे। मगर वो भी नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट भेजे तो 2 बार भेज देगा तो रिकमेंड हो जाएगा। हाँ, मगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है, रिपोर्ट पुख्ता सबूत है, तो उसको सीजीआई नहीं बनाना चाहिए, सरकार रोक सकती है। क्या क्या चुनौतियां होंगी संजीव खन्ना के सामने? 6 महीने का ही कार्यकाल रहेगा। संजीव खन्ना के सामने सबसे पहले चुनौती होगी अपने ऊपर से जो आरोप हैं या जो लबादा है कि प्रो गवर्नमेंट है, सरकार के पक्ष में है, सरकार के अनुसार बोलते हैं, सोचते हैं, फैसले करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है चीफ जस्टिस के सामने, नए चीफ जस्टिस अगर खन्ना जी शपथ लेते हैं तो। ये अभी सर जो मुद्दे चल रहे हैं तमाम, बुलडोज़र के या मॉब लिंचिंग के, या फिर आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है, धर्म के नाम, अभी सामने आएगा। ये टेस्टिंग टाइम है इस देश के सीजीआई की पोस्ट का। और काफ़ी सीजीआई तो बड़े फेल हुए हैं, रबड़ स्टैंप हुए सरकार के। उनमें से गोगोई एक सबसे बड़ा काला धब्बा है, उनमें से अरुण मिश्रा एक काला धब्बा है जुडिशरी पे। उसी काले धब्बे में ये भी शामिल हो गए थे उस जजमेंट जिन्होंने दी है राम मंदिर वाली। ये वो चोरी चकारी का फैसला है। वो फ्यूचर की हमारी पीढ़ियाँ इस बात को भूल नहीं पाएंगी, कलंक है देश पे। बात उसकी नहीं है, मंदिर उससे भी बड़ा और बन सकता था, उसमें कोई इतराज़ थोड़ा था, ना मुस्लिम समाज को इतराज़ था, ना होना चाहिए। मगर जिस तरीके से कथा कहानी लिख के जिस तरह की पंचायत बैठी है सुप्रीम कोर्ट के रूप में, उन्होंने जो किया है, ऐसी पंचायत तो गांव के पंचायत भी शर्माती है इस तरह के फैसलों से। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर। हाँ, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक एक फैसला हमारे फ्यूचर के लिए नींव का पत्थर है। और हमारे देश के लोग जब ये सोचेंगे उस वक्त कैसे लोग थे, कौन लोग वकील थे, कौन लोग दूसरे जज थे, कैसी सरकार थी, कैसी अपोजिशन थी। संविधान लोकतंत्र जिंदा, फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। नहीं, ये बकवास है। इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट कटघरे में है और ये टेस्ट है इस जस्टिस खन्ना का भी और सारे जजों का सुप्रीम कोर्ट का। कैसे बात कर सकते हैं? इनको स्पष्ट तौर पे निर्देश और गाइडलाइन क्यों नहीं दी जा रही कि हिंदू राष्ट्र की कोई बात ही नहीं कर सकता इस देश के अंदर? ये सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन क्यों नहीं आ जाती? कम से कम एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? यस, मैं कह रहा हूँ ये मानवता का देश है, ये मानवीय राष्ट्र है। किसी के बाप की बपोती नहीं, धरोहर नहीं है। संप्रदायों की तो बपोती नहीं है ये, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी की नहीं है। ये संप्रदाय हैं, ये मानवता की हैं। अगर इनमें से सब में से जो मानवता निकलती है सभी रिलीजन से, वही मीटिंग पॉइंट है,
वही अच्छी बात है सबकी। उसके लिए रिलीजन्स का भी ऑडिट करने की ज़रूरत है। कौन रिलीजन मानवता को जोड़ने का काम कर रहा है और कौन मानवता को तोड़ने का काम कर रहा है, तो ये बड़ा वो है। सर, सीजीआई साहब पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, मोदी जी उनके घर पहुंच गए, गणेश पूजा होने लगी, तो क्या ऐसी ट्यूनिंग होती है सीजीआई और प्रधानमंत्री में हमेशा? ये तो बिल्कुल, इन्होंने तो जुडिशरी का भट्ठा बैठा है इस 10 साल में। यहाँ आके गोगोई से वो कोर्ट में अकेले मिले हैं, एक तरह से बिन बुलाए मेहमान आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद राफेल का मसला था और कई महत्वपूर्ण मसले थे, वो सब धराशायी हो गए। गोगोई ने सुनी नहीं किसी की। गोगोई तो इतना घटिया सीजीआई था कि उसके खिलाफ आरोप लगे, उसने अपनी कोर्ट में खुद ही अदालत बिठा ली, खुद ही गुनहगार और खुद ही जज बन गया। ऐसा लिचड़पना तो किसी जज ने नहीं किया इस देश में, इतना घटिया काम। सर, आप भी वरिष्ठ हैं, आपके भी दिमाग में आता होगा या ख्याल तो आता होगा, ख्वाहिश तो होगी कि हम भी कभी इतने बड़े पद पर पहुँचे। बात उसकी नहीं, पद वद में कोई ताकत नहीं है, आदमी में ताकत है। आदमी जहाँ भी है, अगर वो एक अच्छा इंसान है और अच्छी बातें कर सकता है, अच्छी बातें उठा सकता है, तो पदों की कोई ज़रूरत ही नहीं किसी को। ये पदों पे बैठ के भी उसके गुलाम बन जाते हैं, पदों के, कर कुछ पाते नहीं। क्या करें ऐसे? देख रहा हूँ कि सब बीजेपी के साथ लगभग विचारधारा में मिल रहे हैं। आप जैसे लोग मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, तो क्या कोई भेदभाव नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में आपको देखकर कि भैया ये तो एंटी गवर्नमेंट है? ऐसा कोई आपके पास कोई आरोप लगा आप पर? नहीं, एंटी गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट किसी के बाप की थोड़ा है। एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट, कुछ लोगों को हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो मानवीय व्यवस्था को संविधान के हिसाब से बेहतर बनाने की कोशिश करना उनकी ड्यूटी है। और वो जितना बना पाते कि नहीं बना पाते, अगर वही बाड़ी खेत को खाने लग जाए, तो जब जो लोग बोलेंगे, क्योंकि वो व्यवस्था तो हमारी है, हम सब ने मिल के खड़ी की है, वो कोई सीएम पीएम ने खड़ी नहीं की, किसी सीजीआई ने खड़ी नहीं की, वो संविधान ने की और देश के लोगों ने की है। संविधान से भी बड़े देश के लोग हैं और देश के लोगों ने आत्मसात किया संविधान को। संविधान उनका रिफ्लेक्शन है, देश के लोगों की इच्छा क्या है उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए जब भी लोग बोलते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है प्रो व्यवस्था। हम सारे लोग मानवीय व्यवस्था के पक्षधर हैं। अच्छा। जिनको आप जैसे लोग या कोई पत्रकार या कोई आदमी ये सोचे ये अगेंस्ट गवर्नमेंट है। एक बात अगेंस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बात किसी सीएम पीएम इंडिविजुअल के खिलाफ बोलना नहीं होता। हम यहाँ को किसी के जाति दुश्मनी थोड़ा है। यहाँ अगर आप गलत काम करें तो आपको टोकना ही है, और टोकेंगे देश के मालिक, जनता, और हम भी जनता के हिस्सा हैं, हम भी एक नागरिक हैं देश के। अभी एक नैरेटिव है कि आपने अगर बीजेपी के खिलाफ बोला तो देश के खिलाफ, और मोदी जी के खिलाफ बोला तो देश के खिलाफ बोला, ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ, नहीं, ये ऐसा चल रहा है, ये चल नहीं रहा। बहुत थोड़े से लोग हैं, पैसे दे के हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनको जहरीला बनाया जा रहा है, आईटी सेल में भर्ती किया जा रहा है, उनको कुछ कुछ पैसे दे के कुछ गलत सलत लिखवाया जा रहा है। मेरी ऐसे सारे युवा दोस्तों से, ऐसे भाई बहनों से निवेदन है कि किसी का पपेट ना बने, पैसे के आधार पर किसी का शिकार ना हो कि कोई आपका मिसयूज़ कर पाए इस देश के अंदर। और मोदी देशभक्त है, ये किसी ने ठेकेदारी लाइसेंस दे दिया मोदी को कि मोदी देशभक्त है, मोदी राष्ट्रवादी है। किसी मोदी हो, कोई राहुल गांधी हो, कोई XYZ कोई भी नेता है, इनके भरोसे नहीं चल रहा ये देश। कभी इनको बहम हो गया हो ये मानो इस देश के लोगों के उस पर चल रहा है ये देश। ये इनका काम है, रोल है कि लोगों के हिसाब से काम करें, संविधान के हिसाब से काम करें, इससे ज़्यादा इनका कोई और रोल नहीं है। शुक्रिया सर। तो ये हैं वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी। डीवाई चंद्रचूड़ को 10 में से सर ने सिर्फ 2 नंबर दिया, वो भी मुश्किल से। तो आप समझ सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा रहा होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।